हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम फिर क्लास 9th का एक बेस्ट लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। किसकी बात करने जा रहे हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ, ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ की बात करेंगे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है अगर ये बोर्ड रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, एज एग्जाम्पल। अगर ये मार्कर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, एज एग्जाम्पल। कब तक रहेगा? जब तक इस मार्कर या इस बोर्ड के ऊपर कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए, तब तक ये बोर्ड क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। अगर मान लेते हैं हम चल रहे हैं, कब तक चलते रहेंगे? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। तो हम रुकते कैसे हैं? जब हम चलते हैं तो पैर के नीचे एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है, उस फोर्स को नाम दे दिए फ्रिक्शनल फोर्स। सर के ऊपर, सरफेस के ऊपर, ये सर मेरा है, इस सरफेस के ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ऊपर से भी, उस फोर्स को नाम दिए नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो हम डिफाइन करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे ना। तो लिखेंगे अ बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट or in a uniform motion. A body remains in state of rest or in a uniform motion in a straight line, straight line unless and until external force act on it। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर न लगाया जाए, तब तक ये बॉडी क्या होगी? रेस्ट में होगी। ठीक है, रेस्ट में होगी। लिखेंगे, एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। पहले लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं, बोला जाता है। इनर्शिया की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इनर्शिया और उसके टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम बता दिए आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर न लगाया जाए। ठीक है, अगला पॉइंट है, देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये अगला पॉइंट हम आपको बताते हैं कि जो दो कंडीशन है फर्स्ट लॉ के, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ डिपेंड करते हैं। देयर आर टू कंडीशन विच इज देयर आर टू कंडीशन विच द न्यूटन फर्स्ट लॉ डिपेंड। दो कंडीशन है जिस पे न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो डिपेंड करता है। विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिपेंड, कौन कौन से? पहला है स्टेट ऑफ रेस्ट। पहला क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। और दूसरा है ऑब्जेक्ट
इन मोशन। पहला क्या है, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट इन मोशन। रेस्ट का मतलब क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट देन इट्स वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू ज़ीरो, और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक्सेलरेशन भी a इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों ज़ीरो होगी, तब वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा, उसको बोल देंगे ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। और मोशन में क्या होगा, वेलोसिटी v इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एक्सेलरेशन a इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसकी यूनिट भी हम साथ में लिख देते हैं। यूनिट वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, और इसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। डायमेंशन भी साथ में हम लिख देते हैं, ml के पावर -1 m0 हो जाता है, और यहाँ पे ml के पावर -2 हो जाता है। ये यूनिट भी लिख दिए। और दोनों कौन सी क्वांटिटी है, दोनों जो है वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, पीछे से एक पॉइंट और हमने रिवाइज कर लिया कि ये दोनों जो है फिजिकल क्वांटिटी की बात किए थे, वो दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि एक्सटर्नल फोर्स, बार बार एक ही टर्म आ रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स, तो क्यों ना हम एक्सटर्नल फोर्स को डिफाइन कर लिया जाए। एक्सटर्नल फोर्स को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, आइदर इट्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। या तो बोल रहा है कि इसको डिफाइन करेंगे एक्सटर्नल फोर्स को कि ये जो मैकेनिकल एनर्जी में चेंजेज होते हैं, क्या होते हैं, द मैकेनिकल एनर्जी में चेंजेज होते हैं, उसको बोल दिए मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या लिखे हैं, इट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी आइदर इट्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद एक टर्म लिखेंगे कि द फोर्स इज कॉज ड्यू टू, ऐसे लिख देंगे, द फोर्स, दिस फोर्स इज कॉज ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, दिस force is caused due to external agent। और एक्सटर्नल एजेंट क्या हो सकते हैं, एक्सटर्नल एजेंट क्या हो सकते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया जाता है, जो चेंजेज आ रहे हैं उसको फोर्स को नाम दिए एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल एजेंट हुए नॉर्मल रिएक्शन, क्या हुए, नॉर्मल रिएक्शन, कॉमा फ्रिक्शनल फोर्स, कॉमा एयर रेसिस्टेंस, एयर। देखिए, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस। हम एक न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लिया जाए कि यह एक सरफेस है, क्या है, यह एक सरफेस है, और सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखें, क्या रखें, सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखें जिसका मास m है, तो नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इधर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इसके सरफेस के ऊपर क्या लगेगा, ऊपर ऐसे ऊपर जो फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, क्या लगेगा, नॉर्मल। देखिए, इसका एक और डायग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं
कि सरफेस के ऊपर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं mg, वेट के बराबर, जो लिखते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नॉर्मल रिएक्शन को या तो n से डिनोट करेंगे या तो r से। देखिए ये एरो का मतलब है कि जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे W बराबर mg, और जो अपवर्ड लग रहा है उसको बोल दिए नॉर्मल रिएक्शन। हमेशा फोर्स को अपोज करता है कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। जब हम मोशन करते हैं, मोशन को कौन अपोज करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। इस ऑब्जेक्ट का मास भी क्या था? m था। इस ऑब्जेक्ट का भी मास m था। एक कंडीशन और देखा जाए कि अगर मान लेते हैं कि 45 डिग्री पे, ठीक है, एक ऐसा स्लाइडिंग स्लोप बना दिया गया जिसके ऊपर एक मास रखा गया है जिसका वैल्यू कितना है? मास यम मान लेते हैं। यम केजी का एक ऑब्जेक्ट है और ये स्लाइड कर रहा है, इधर क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। तो हम इस पर नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन यन हो जाएगा, ऊपर यन हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? ऊपर हो जाएगा। और mg जो होगा नीचे हो जाएगा। mg क्या होगा? नीचे होगा। लेकिन परपेंडिकुलर हमको निकालना था, इसके परपेंडिकुलर होता है mg, इसके सामने होता है, आमने सामने दोनों होते हैं नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल आमने सामने होते हैं। इनके बीच का एंगल क्या मान लिए? थीटा। और थीटा का एक्सिस के साथ कंपोनेंट होता है mg cos थीटा। और ये परपेंडिकुलर निकाल देंगे तो mg sin थीटा निकालेंगे। तो इधर जो इसके वजह से अगर जो फोर्स इधर कुछ लग रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स बराबर F इज इक्वल टू लिख देंगे F बराबर mg साइन थीटा, और N बराबर क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन बराबर mg cos थीटा हो जाएगा। और एंगल 45 है, ये भी एंगल क्या हो जाएगा? 45। ये कंपोनेंट निकालना क्लास 11th में सीखा जाएगा। अभी आज के लिए हमारा ये लेक्चर है, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।